हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो जैसे आप हमारे मुंह से पेड काउंसलिंग का नाम सुनते हैं, अगर किसी को इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और फ्री में काउंसलिंग करनी है, ये वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। और ये वही वीडियो है जो हर साल हम लेके आते हैं नीट के बाद में, और बच्चे बहुत चाव से देखते हैं। पहली बार हमने ही काउंसलिंग को इसी तरह से एक्सप्लेन किया था, इस बार और आपको अच्छा एक एक पॉइंट समझ में आएगा। समझिएगा पूरी पॉइंट को। सबसे पहले हम नीट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। नीट आपका एग्जाम हो चुका है। नीट का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू ब्रोशर 14 जून को आना है, लेकिन लास्ट ईयर की तरह ही देखें तो ये लगभग 4-5 जून तक आ जाएगा। यानी ब्रोशर में जो देते हैं वो टेंटेटिव डेट है, चांसेस है उससे पहले ही आ जाए रिजल्ट, तो फर्स्ट वीक जून में आने की चांसेस हाई हैं। रिजल्ट के भी बाद में काउंसलिंग होती है, और बिना काउंसलिंग आप कोई कॉलेज नहीं ले सकते। मतलब चाहे आपका नीट का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ हो, रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो, लेकिन काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, या काउंसलिंग ही नहीं करवाई तो कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। इसीलिए हम काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। और ये जो नंबर आपको दिखता है 72300533, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर हमारे साथ काउंसलिंग करनी हो। अगर क्वेरी है काउंसलिंग से रिलेटेड तो इस नंबर पे नहीं, फिर केवल आप यूट्यूब पे ही जुड़े रहिए। यूट्यूब पे हम बताते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, डिस्क्रिप्शन में बताया टेलीग्राम का भी, इससे कोई वीडियो आप मिस न करें। तो जो काउंसलिंग होती है नॉर्मली मान के चलिए जुलाई एंड तक स्टार्ट होती है, जुलाई में मिड जुलाई के बाद शुरू होती है। लास्ट ईयर कुछ कारणों से, हम पता है हमें क्या दिक्कतें हुई थी, सब कुछ डिले हुआ था, और अगस्त में जाकर के ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। नीट काउंसलिंग में एक होती है एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग के लिए। यहां पे नर्सिंग के सारे कॉलेजेस नहीं आते हैं, लेकिन एमबीबीएस बीडीएस के सारे कॉलेजेस आते हैं। गवर्नमेंट अगर हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट डीम्ड सब, लेकिन अगर हम ऑल इंडिया काउंसलिंग में देखें तो प्राइवेट कॉलेजेस नहीं आते हैं, वो स्टेट काउंसलिंग में आते हैं। तो एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग के कुछ सेंट्रल कॉलेजेस के लिए जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी करवाता है 15% कोटे पे, जिसको हम सेंट्रल या ऑल इंडिया काउंसलिंग कहते हैं। रिमेनिंग 85% जो स्टेट कोटा होता है उस पर स्टेट काउंसलिंग होती है, जो आपकी स्टेट की बॉडी करवाती है। हर स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग होती है। इसी तरह से आयुष, आयुष में आता है आयुर्वेद, यौगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये सब मिलाकर के आयुष। अगर उन कोर्सेज में आपको जाना है तो 15% जो है ए ट्रिपल सी करवाती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, 85% स्टेट काउंसलिंग से होता है। प्राइवेट कॉलेजेस अगेन स्टेट में ही आते हैं, स्टेट काउंसलिंग से ही फिल होते हैं। इसी तरह से वेटरिनरी जो होती है बीवीएससी एंड एएच, उसमें किसी को जाना है तो 15% जो काउंसलिंग है वो वीसीआई करवाती है ऑल इंडिया काउंसलिंग। रिमेनिंग 85% अगेन स्टेट से होती है। और कई सारे ऐसे कॉलेज भी हैं, सेंट्रल कॉलेज, जो स्टेट में भी यहां पर आते हैं। यहां पर ऐसे नहीं होते, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज केवल ऑल इंडिया में ही आती है, एम्स सारे ऑल इंडिया में ही आते हैं। तो क्या क्या आता है वो भी बताते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, इस वीडियो में हम पूरी तरह से एमबीबीएस बीडीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन आयुष और वेटरनरी के लिए सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे। उसके लिए काउंसलिंग भी हम लेकर के आते हैं। चैनल पे बना रह करें, आपका टेलीग्राम जो हम लोग ने दिया होता है वो ज्वाइन रखें, जिससे वीडियो आप कोई भी मिस ना कर पाए। अब एक एक करके अगर हम इनको भी एक्सप्लेन करें, देखें एमबीबीएस बीडीएस में, तो देखिए किस तरह से चलता है। पहले तो सभी के अंदर इस तरह से होता है कि 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, जिसको हम AIQ भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 85% होता है स्टेट कोटा। इन सीट्स को, सपोज मैं आपको कहता हूं किसी कॉलेज में 100 सीट है, तो 100 सीट में से 15 सीट जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल होगी, और 85% जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग से फिल होगी। अभी कोई बच्चा ऐसा है जिसको सारी काउंसलिंग करनी है, तो उसको सारी काउंसलिंग की कमिटीज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हर एक में सेपरेट फीस भी देनी होगी, जो काउंसलिंग फीस होती है। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया तो ऑटोमेटिकली इनमें हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग बॉडीज हैं। ऐसे ही किसी ने ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो स्टेट में भी आ गया। स्टेट काउंसलिंग के लिए फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकलते हैं, स्टेट के, हर एक स्टेट का अलग अलग निकलता है। मिस नहीं करना है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, तो उसी में आपको ये फॉर्म फिल करने होते हैं। इसीलिए हम काम आते हैं काउंसलिंग में, जो आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपके पास में मैसेज आता है कि कब स्टार्ट हो गया, उसकी क्या प्रोसेस, हम सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, चॉइस फिलिंग में हेल्प करते हैं पूरी, चाहे वो कोई भी तरह की काउंसलिंग हो। तो ये ऑल इंडिया और स्टेट कोटा की हमने बात की, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सीट्स सभी तरह की काउंसलिंग में। अब हम केवल बात कर रहे हैं एमबीबीएस और बीडीएस की, खास करके। नर्सिंग भी इसमें आ जाएगा एक तरह से, क्योंकि नर्सिंग की भी ऑल इंडिया काउंसलिंग इसी तरह से होती है, तो नर्सिंग भी आप इसमें ले सकते हैं साथ में, एमबीबीएस एंड बीडीएस के साथ में नर्सिंग। अब देखिए क्या है,
सबसे पहले आप समझिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो एमसीसी करवाती है, और स्टेट काउंसलिंग जो एमबीबीएस बीडीएस के लिए होती है। नर्सिंग के लिए स्टेट फिर से अलग अलग तरह की काउंसलिंग करवाता है, हर एक में डिफरेंट पैरामीटर है, कुछ में नीट के बेस पे हो जाता है, कुछ में स्टेट काउंसलिंग नर्सिंग का एग्जाम ही अलग करवाता है। लेकिन एमबीबीएस बीडीएस के लिए सब कुछ कॉमन है। क्या है? एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर हम जाएंगे तो एम्स की सभी 100% सीट इसी काउंसलिंग से फिल होती है। जिपमर 2 है, उसकी सारी 100% सीट्स यहीं से फिल होती है। चाहे जिपमर का स्टेट कोटा भी लगता है, पौंडीचेरी में है तो वहां का स्टेट कोटा भी लगता है, उसकी सीट्स भी लेकिन एमसीसी ही फिल करेगा। इसी तरह से जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमबीबीएस बीडीएस के इंडिया में, सभी की 15% सीट्स, जो मैंने आपको बता दिया, 100 सीट अगर है उस कॉलेज के पास तो 15 सीट, अगर 200 सीट्स हैं तो 30 सीट्स, ये फिल होगी किससे? एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से। इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीट, चाहे वो बीएचयू हो, एएमयू हो, इन सबको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, इनकी 100% सीट्स एमसीसी एआईक्यू से फिल होती है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू है। अब यूपी वाले कहेंगे कि बीएचयू तो हमारे स्टेट में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 85% सीट बीएचयू की स्टेट से फिल होगी, नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसकी 100% सीट एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही फिल होगी, उसमें स्टेट का कोई कोटा नहीं होता है। ऐसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती है सर? डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो भाई ये एक तरह की ऑटोनोमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस हाई होती है। इंडिया में देखा जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस ही 14-15 लाख से शुरू होती है, जो कि बहुत लिमिटेड है। उसके बाद में अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज है 14-15 के पास एक दो आती हैं, बाकी अधिकतर यूनिवर्सिटीज की जो फीस है 18 लाख से 27 लाख के बीच में पर ईयर ट्यूशन फी है, तो हाई फीस वाली होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। कुछ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हैं, जैसे केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इंडिया में ऐसी 50 से 52 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, हर साल कोई नई यूनिवर्सिटी ऐड भी होती रहती है, तो ये भी 100% सीट्स यहीं से फिल होती है। इनमें डीम्ड यूनिवर्सिटी में किसी तरह का कैटेगरी कोटा नहीं होता है, किसी तरह का स्टेट कोटा नहीं होता है। फिर आता है एएफएमसी। कुछ बच्चे होते हैं जो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस, जैसे जो आप पुणे के अंदर एएफएमसी की बात कर रहे हो, उस कॉलेज में जाने की इच्छा रखते हैं। बहुत अच्छी बात होती है, आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेज में आप डॉक्टर बनते हैं, तो उसके लिए भी 100% जो कोटा है वो एआईक्यू के थ्रू ही फिल होता है, यानी एमसीसी एआईक्यू काउंसलिंग में आपको टिक लगाने को मिलता है कि क्या आपको एएफएमसी में जाना है। उसके बाद में एएफएमसी अपनी एक कट ऑफ रिलीज करता है, जितने बच्चों ने टिक लगाया होगा उसके अकॉर्डिंग, और फिर वहां बुलाया जाता है। तो हमने एक लास्ट ईयर भी एएफएमसी पे डिटेल्ड वीडियो बनाया था, इस बार फिर से बनाएंगे, आप उसे देखने के लिए चैनल पे बनाए रहे करें और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन रखा करें। तो एएफएमसी, फिर एएफएमसी का कुछ प्रोसेस अपनी तरफ से भी होता है। कट ऑफ रिलीज करने के बाद में एएफएमसी अपने वहां पे बुलाता है, वहां आकर के कुछ तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है। ऐसे ही ईएसआईसी कोटा आपने देखा होगा, इस बार भी हमने एक वीडियो बनाया था। जिनके पास ईएसआईसी कार्ड है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी उनकी डेट चल रही है 18 तक। तो ईएसआईसी कोटा में जो लोग आते हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो भी एमसीसी ऑल इंडिया कोटा से ही होती है, जबकि ईएसआईसी के कॉलेजेस स्टेट में भी हैं, वहां पे ईएसआईसी कोटा के लिए नहीं जा सकते आप। ईएसआईसी कॉलेज में कोई भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन ईएसआईसी कोटा के साथ में इजी काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं। स्टेट काउंसलिंग से अगर आप जा रहे हैं तो नॉर्मल स्टूडेंट जिसके पास ईएसआईसी कोटा नहीं है वो ईएसआईसी कॉलेजेस में जा सकता है। फिर डीयू कोटा, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने 11-12 दिल्ली से की है, उनके लिए जो डीयू कोटा है वो एमसीसी काउंसलिंग से ही फिल होता है। साथ ही साथ आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस, यानी आईपीयू के अलग से फॉर्म निकले थे, आपको ध्यान होगा वो किन किन के लिए निकले थे, तो एक एसीएमएस था, एक एनडीएमसी था, एक डॉक्टर बीआर अंबेडकर कॉलेज था। उनके लिए जो फॉर्म्स होते हैं वो आईपीयू फिल करता है, लेकिन 2 आईपीयू के सेंट्रल कॉलेज जैसे वीएमएमसी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों में जो एडमिशन होगा 100% सीट पे वो इसी से होगा। तो सारे डीयू और आईपीयू के कॉलेजेस जो हैं वो इस तरह से यहां से ही फिल होते हैं। चाहे डीयू कोटा 85% स्टेट कोटा भी इसी काउंसलिंग से मिलेगा आपको, उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई अलग से फॉर्म नहीं निकालती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सीडब्ल्यू कोटा, अगेन दिल्ली के वो लोग जो चिल्ड्रन एंड विडो में आते हैं आर्म फोर्सेस में अगर, तो उनके लिए सीडब्ल्यू कोटा भी एमसीसी एआईक्यू काउंसलिंग से ही फिल होता है। ऐसे ही स्टेट काउंसलिंग से आप क्या क्या ले सकते हैं, तो रिमेनिंग 85% जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, लेकिन जिस स्टेट में आपका खुद का डोमिसाइल है उसी में आप फिल कर सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसी छूट देते हैं, जैसे दिल्ली है, वहां पे अगर आपने 11-12 भी किया है तो अपने आप आपको डोमिसाइल मिल जाता है। अगर कोई बच्चा राजस्थान का है, 10 साल यहां से रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट राजस्थान का है, और 11-12 दिल्ली से करके आया है, तो वो बच्चा दोनों जगह, दिल्ली और राजस्थान दोनों में अपनी काउंसलिंग करवा सकेगा 85% कोटा पे। लेकिन ऐसा हर स्टेट के साथ पॉसिबल नहीं है। जैसे पंजाब,
पंजाब क्या करता है, वो आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना एक बॉन्ड फिल करवाता है, एक तरह से नोटरी करवाता है कोर्ट से, एफिडेविट, और उस एफिडेविट में ये लिखा हुआ है कि हम किसी और स्टेट काउंसलिंग का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। अब कोई बच्चा जिसने 11 12 दिल्ली से किया है और वो पंजाब से भी डोमिसाइल रखता है, वो दोनों जगह अगर पार्टिसिपेट करेगा तो पंजाब वाले उसे आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे, क्योंकि उसने दिल्ली में भी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जबकि उसने एफिडेविट भरा था। तो आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और क्या वहां पर ऐसा कोई एफिडेविट भरवाते हैं क्या। अगर एफिडेविट भरवाते हैं तो फिर आप एक ही जगह स्टेट काउंसलिंग करवा सकते हैं, अगर आपके पास 2 जगह का डोमिसाइल है तो भी। तो डोमिसाइल पे डिपेंड करता है 85% कोटा। अगर आपका किसी स्टेट में डोमिसाइल नहीं है तो वहां आप इन कॉलेजेस के लिए नहीं जा सकते। उस स्टेट में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग की 15% सीट से ही आप जा सकते हैं। फिर आती है बात प्राइवेट कॉलेजेस। हर स्टेट में जो भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी 100% सीट उस स्टेट की काउंसलिंग से फिल होती है। अब यहां पर भी 2 तरह की चीज होती है, यानी कि इंडिया में 2 तरह के कॉलेजेस हैं और स्टेट हैं, एक है ओपन स्टेट और एक है क्लोज्ड स्टेट। ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जहां अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान भी कह सकते हो। यहां पर क्या है, राजस्थान में लेकिन एक नॉर्म्स लग जाते हैं, टर्म लग जाते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आ सकते, बाद वाली काउंसलिंग से, बाद वाले राउंड से आप आ सकते हो। पर यूपी बिहार में फर्स्ट राउंड से भी अदर स्टेट स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट स्टूडेंट्स यहां पर आ सकते हैं फर्स्ट राउंड से ही। तो ये जिन स्टेट्स का मैंने नाम लिया ये ओपन स्टेट है, यहां पे अदर स्टेट वाले भी प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। जबकि कुछ स्टेट होते हैं क्लोज स्टेट, जैसे हम कह सकते हैं महाराष्ट्र, हम कह सकते हैं गुजरात, यहां अदर स्टेट स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं ले सकते, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, नहीं ले सकते अगर उनका वहां पे डोमिसाइल नहीं है। एक फिर से एक पॉइंट आ जाता है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक पॉइंट है कि आप इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा में आ सकते हो, अदर स्टेट वाले भी, पर इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा में जो फीस होती है कॉलेज की वो 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। गुजरात में तो अदर स्टेट वाला जा ही नहीं सकता है, उसी स्टेट के बच्चे को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो इस तरह के कुछ स्टेट हैं जिनको हम क्लोज स्टेट कहते हैं, अदर स्टेट वाले वहां पर प्राइवेट कॉलेज नहीं ले सकते, तो उनकी 100% सीट्स स्टेट काउंसलिंग से फिल होती है। फिर हमने कहा डोमिसाइल रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, खासकर प्राइवेट में अगर क्लोज स्टेट है तो डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। एनआरआई कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में अगर किसी को एनआरआई कोटा चाहिए होता है, यानी फीस हाई होती है, एनआरआई स्पॉन्सर से आपको सीट मिल जाती है, क्योंकि हर जगह पे इस तरह की कई जगह पे गवर्नमेंट कॉलेज में भी एनआरआई कोटा है, हमने इस पे अलग से वीडियो भी बनाया है, जैसे राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी एनआरआई कोटा होता है, फीस हाई होती है, लेकिन 200 नंबर 250 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट कोटा की जो एनआरआई कोटा सीट्स हैं वो भी आपको स्टेट काउंसलिंग से ही फिल होती है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो एनआरआई कोटा फीस सीट्स हैं वो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल होती है। आई होप अब तक आपने इस वीडियो को स्किप नहीं किया होगा और इसलिए अब तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही है, पूरी काउंसलिंग समझ में आएगी। जो लोग हमसे कहते हैं कि हम पेड काउंसलिंग हमारी देते हैं, लेकिन कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए यूट्यूब पे फ्री वीडियोस बनाते हैं हम, आप देखिए, समझिए और खुद से काउंसलिंग करिए। पेड काउंसलिंग में हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगी। आपको नहीं सोचना है कि हमको क्या है क्या नहीं, हमसे पूछिए, हम बताएंगे, हम अपने आप बताएंगे कौन से फॉर्म्स निकल रहे हैं, कोई चीज आपसे मिस नहीं होने देते हैं। उसके लिए इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो ध्यान रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट है अदर स्टेट स्टूडेंट्स, यानी कि जब हम बात करते हैं कोई दूसरा स्टेट का स्टूडेंट है कैन पार्टिसिपेट इन ओपन स्टेट, मैंने ऑलरेडी बोला आपको, प्राइवेट कॉलेज में और एनआरआई कोटा में, लेकिन क्लोज स्टेट में, एनआरआई कोटा तो फिर भी ओपन रहता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज क्लोज स्टेट में आप अदर स्टेट के बच्चे नहीं ले सकते। तो ये होता है ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो 10-12 की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, अगर किसी स्टेट में दोनों देते हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां केवल आपको मार्कशीट मिलती है, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो मतलब वही काफी है। कहीं दोनों मिलता है तो दोनों चीजें चाहिए आपको। टीसी, जिसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, स्कूल से मिलता है, जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कुछ जगह पे कहा जाता है। तो इनमें से जो भी नाम है आपके स्टेट में, आपकी स्कूल से आपको लेना होगा, या तो 12th के बाद का, या कुछ बच्चे होते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, फाइनल ईयर किया, कुछ भी, उसके बाद कॉलेज छोड़ रहे हैं, तो वहां से डिपेंड करता है लास्ट आपने क्या अटेंड किया है, या तो स्कूल किया या कॉलेज किया है, कॉलेज में भी कोई क्लास की है, वहां से आपको टीसी लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि 10th की टीसी चाहिए, नहीं, क्योंकि आपने 12th लास्ट में किया है तो 12th की टीसी। अब 12th के बाद किसी बच्चे ने बीएससी भी पूरा कर लिया है तो बीएससी की टीसी चाहिए, किसी ने बीएससी पूरा नहीं किया, केवल फर्स्ट ईयर ही पूरा किया और नीट में उसका हो गया तो फर्स्ट ईयर की उसको टीसी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से माइग्रेशन सर्टिफिकेट, हालांकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ समय से, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगाया है कि सीबीएसई भी नहीं दे रहा था और इसलिए इसकी कंपलसरी जो पॉइंट है उसको हटा दिया गया है। तो बहुत सारी जगह पर, और इवन जो अपना
एमसीसी है उसने भी 2 साल पहले एक नोटिस रिलीज किया था कि ऐसे कॉलेजेस जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन नहीं दे रहे हैं उनको देना पड़ेगा कॉलेजेस को। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपको मिला है आपके बोर्ड से, ये स्कूल से मिलता है और ये बोर्ड ऑफिस से मिलता है, तो अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है बोर्ड से तो ये साथ में रखिए, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं अपने बोर्ड से, अगर वो नहीं देते हैं तो आप बता सकते हैं कॉलेज को कि हमें नहीं मिलता है। ठीक है, इसी तरह से जो भी लास्ट हमने लिया है, फिर से माइग्रेशन भी लास्ट जहां से अटेंड किया है, कॉलेज किया है तो यूनिवर्सिटी से मिलेगा, 12th किया है तो स्कूल बोर्ड जो है उससे मिलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट खास करके प्राइवेट जो स्टेट काउंसलिंग होती है उनमें तो चाहिए ही होता है, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी जा रहे हैं, केवल स्टेट काउंसलिंग में नहीं जा रहे हैं, तो भी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, लास्ट ईयर महाराष्ट्र में कई बच्चे परेशान हुए थे, वहां उनसे कहा गया था नेशनैलिटी सर्टिफिकेट लाओ, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में आप अपना डोमिसाइल दिखा सकते हो, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रख लो, जैसे महाराष्ट्र जगह पे अगर कहीं पर ऑल इंडिया में से भी हो गया आपका तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेंगे। बाकी स्टेट्स में वैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाते हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर मैं कहूंगा बना के रखिए। नीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने नीट का फॉर्म भरा था जिसको कंफर्मेशन पेज भी कहते हैं, फाइनल जो लास्ट में आता है उसे अपने पास रखिए, कुछ स्टेट्स में मांग लेते हैं। नीट एडमिट कार्ड, अब कोई बच्चे अगर ये कहें कि एडमिट कार्ड तो हमारा सेंटर पे ही रख लिया सर, तो भाई निकाल लो अपने इंटरनेट से जो आप लेकर के गए थे उसी तरह से, लेकिन केवल पहला पेज, और उसमें भी इन्विजिलेटर की साइन नहीं चाहिए, केवल आपकी खुद की फोटो, उसमें कोई नई फोटो नीचे नहीं लगानी, कोई पोस्ट कार्ड साइज फोटो नहीं लगानी, पहला पेज ले लो जिसमें बिना इन्विजिलेटर के साइन के वो एडमिट कार्ड की कॉपी चाहिए भाई। अब ये मत सोचो कि हमारा तो वहां जमा हो गया अब हम कैसे लाएंगे, आप केवल उसकी फोटोकॉपी निकलवा लो जो आपने निकलवाई थी उस दिन एडमिट कार्ड की, वही आपकी इंटरनेट से आपने सेव किया होगा, निकाल के रख लो, बस इतना सा करना है। नीट स्कोर कार्ड जो रिजल्ट के साथ आएगा अपने, वो रिजल्ट स्कोर कार्ड चाहिए आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा रहे हो तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, आपको सेंट्रल का चाहिए। अगर स्टेट में जा रहे हो तो स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए, ये बातों को ध्यान रखें आप। ठीक है, फिर आती है बात गैप एफिडेविट, उन बच्चों को चाहिए होता है जिन्होंने लास्ट जो भी पढ़ाई की है उसके बाद गैप लिया। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं मुझे, सर हमने 11th के बाद ना 1 साल का गैप लिया था 12th में, उसका गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है भाई। लास्ट क्या किया, कोई बच्चे ने 12th किया 2 साल पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले, और उसके बाद से वो नीट की तैयारी कर रहा है लगातार, उसे चाहिए गैप एफिडेविट, जो कि 10 रुपए या 50 या 100 रुपए के स्टैंप पे कोर्ट में नोटरी से जाके बोलना है कि मुझे गैप एफिडेविट चाहिए, वो दे देंगे। हम गैप एफिडेविट पे अलग से वीडियो भी बनाएंगे, उसका फॉर्मेट भी देंगे, इसके लिए चैनल पे सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। आगे हमने क्या बोला, अगर सपोज कोई बच्चा है जिसने 12th के बाद बीएससी भी किया, बीएससी 2 साल उसने किया 2023-24 और 24-25 और इस साल उसको नीट में मिल गया, तो उसके पास क्योंकि टीसी में लिखा होगा कि वो लास्ट ईयर में बीएससी सेकंड ईयर में था, इसलिए उसको गैप एफिडेविट की जरूरत नहीं, उसने गैप लिया ही नहीं, वो कंटिन्यू स्टडी कर रहा है या कहीं पर एनरोल्ड है। अगर किसी बच्चे ने बीएससी किया और 1 साल पहले 2 साल पहले कंप्लीट कर लिया, अब उसके बीच में गैप आ गया, यानी उसने नीट में एडमिशन से पहले 1 साल 2 साल 3 साल यानी 1 साल या 1 साल से ज्यादा गैप ले लिया है, तो उसे गैप एफिडेविट की जरूरत पड़ती है, लास्ट आपने कुछ भी पढ़ाई की हो, ठीक है ना। और पहले का गैप लिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी लास्ट पढ़ाई की अगर उसके बाद में नीट से बीच में गैप है तो आपको गैप एफिडेविट बनवाना होता है कोर्ट में नोटरी से। 8 पासपोर्ट साइज फोटो रखो जैसी आपने नीट फॉर्म में भरी थी सेम। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ऑलरेडी आपके पास आधार होगा या कोई भी एक रखो, और आधार आपका अपडेट नहीं है तो अब तो करवा ही लो भाई, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर, ये क्या है, जब आपका नीट का रिजल्ट, काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने जाना है, एक अलॉटमेंट लेटर आता है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वो भी साथ में लेकर के जाना होगा। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट खास करके तेलंगाना में चाहिए होता है किन बच्चों को, जो सीबीएसई या तेलंगाना बोर्ड के अलावा किसी बोर्ड से हैं। अगर सीबीएसई और तेलंगाना बोर्ड से जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी से बनवाने की जरूरत नहीं है। ये नीट में आपको अगर तेलंगाना का कोई कॉलेज अलॉट हो जाए और आप किसी स्टेट बोर्ड से हो तेलंगाना और सीबीएसई के अलावा, उस केस में आप इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनवाना, ऑनलाइन बनता है इनकी वेबसाइट से, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली बन जाता है। ऐसे ही कर्नाटका में चाहिए होता है स्टडी सर्टिफिकेट, जो आपको अपनी स्कूल प्रिंसिपल से साइन करवाना होता है। ऐसे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आजकल लगभग सब जगह पे मांगते हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा अगर ये कहे कि हमने जब 12th की थी 2 साल पहले हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था स्कूल से, वो नहीं, अब एक नया बनवा लेना, या तो स्कूल से ही जाकर बनवा लेना, स्कूल नहीं बनाए तो कोई भी बना सकता है, यानी आपके यहाँ के पार्षद बना सकते हैं, पुलिस बना सकती है, कोई गेजेटेड ऑफिसर बना सकता है, ए ग्रेड डॉक्टर, प्रोफेसर, कोई भी, उनसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना,
हेल्थ सर्टिफिकेट खास करके महाराष्ट्र और कुछ जगह पे जरूरत होती है, ये भी अभी से मत बनवाइए। अगर आपको कॉलेज वहां अलॉट होता है और मांग रहे हैं हेल्थ सर्टिफिकेट, तो बस ले जाकर के डॉक्टर से 5 मिनट में बन जाता है। तो ये भी 5 मिनट का काम है। गैप एफिडेविट 5 मिनट में बन जाता है इजीली, एक दिन में। तो पहले से बनवा के नहीं भी रखोगे चलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कैसे काउंसलिंग पैटर्न चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे सपोज करिए नीट का रिजल्ट जून में आया, काउंसलिंग अगर जुलाई में स्टार्ट हो रही है, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने के 2-5-10 दिन पहले एक स्केड्यूल आएगा पूरे काउंसलिंग का। उसमें बताया जाएगा कि एआईक्यू का फर्स्ट राउंड कब स्टार्ट हो रहा है। अब होता क्या है, पहले एआईक्यू का फर्स्ट राउंड होता है, वो राउंड पूरा हो जाएगा, लगभग आधा राउंड हो चुका है, तब राउंड 1 स्टेट का शुरू होता है। लेकिन राउंड 1 एआईक्यू का जब कॉलेज में जाके आप कॉलेज में एडमिशन लेने की लास्ट डेट हो जाती है, उसके बाद जनरली स्टेट में रिजल्ट आता है, या रिजल्ट आने के बाद का जो प्रोसेस है उसके बाद शुरू होता है। तो जिगजैग पैटर्न है, पहले ऑल इंडिया राउंड एआईक्यू फर्स्ट होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, फिर एआईक्यू का सेकंड राउंड होगा, फिर स्टेट का सेकंड राउंड होगा, फिर एआईक्यू का थर्ड राउंड होगा, फिर स्टेट का थर्ड राउंड होगा। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड, अभी भी कोई सीट बच गई तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड एआईक्यू का होगा, और लगभग उसी टाइम स्टेट का, यानी एआईक्यू और स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी राउंड साथ साथ में चलता है। क्योंकि इस काउंसलिंग का एक तरीका है, अगर किसी को कॉलेज एआईक्यू में नहीं मिला, वो यहां पार्टिसिपेट करे। अगर कॉलेज ले लिया है अपने हिसाब से, चाहे तो अपग्रेडेशन में जाए, ऊपर अपग्रेड करे कॉलेज, नहीं तो उसी में रहे। अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस है, पहले कॉलेज जाके ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद में, ज्वाइन करने का मतलब है डॉक्यूमेंट और फीस देकर के आप कॉलेज ले लो। सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करना और उससे बेटर कॉलेज लेना, यह है अपग्रेडेशन। हर राउंड में अपने को चॉइस फिलिंग नई करनी पड़ती है, पुरानी वाली अपने आप कैंसिल हो जाती है। तो जो कॉलेज आपको पहले मिला है उससे बेटर कॉलेज आप डालें नेक्स्ट राउंड के अंदर, ये अपग्रेडेशन है। कभी भी अपग्रेडेशन एआईक्यू से स्टेट में नहीं होता है। मतलब मेरी बात समझो, आपने एआईक्यू से कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अब आप बोल रहे हो मैं स्टेट में अपग्रेडेशन के लिए जा रहा हूं, उसको अपग्रेडेशन नहीं बोलेंगे। स्टेट में आप एक नए कॉलेज के लिए जा रहे हो, अगर वो कॉलेज मिल जाए तो आप यहां से रिजाइन दे देना, रिजाइन की डेट भी आती है, इसीलिए ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही स्टेट से फर्स्ट राउंड से आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन एआईक्यू सेकंड राउंड में आपको उससे बेटर कॉलेज मिल गया है, तो क्या करो, स्टेट के जाकर के आप रिजाइन कर दो। ये हम टाइम टू टाइम बताते भी रहते हैं। इसी तरह से एआईक्यू सेकंड राउंड में कोई कॉलेज आपने लिया और उससे बेटर स्टेट में मिल गया, रिजाइन कर दो, इसमें आ जाओ, तो ऐसा कर सकते हो। लेकिन एआईक्यू थर्ड राउंड में अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया या स्टेट के थर्ड राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप रिजाइन नहीं दे सकते। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सेकंड राउंड के बाद भी रिजाइन नहीं देने देते हैं। तो ये राउंड कॉलेज जो है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया, रिजाइन नहीं दे सकते हो। इसीलिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड दोनों का बराबर चल रहा है, एआईक्यू और स्टेट का लगभग साथ ही चलता है, एक ही तरह की डेट्स आती हैं, थोड़ा डिफरेंस आ सकता है 2-3 दिन का, लेकिन लगभग साथ में चलता है। तो इस तरह के जिगजैग पैटर्न में काउंसलिंग होती है। रीजन यही है कि एक का कॉलेज आ जाए, उससे बेटर आपको स्टेट में मिल रहा हो, तो इसलिए जिगजैग। अगर एक साथ ही चलेगा तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो इसलिए अपने को ऐसा चलाया जाता है। और जो सीट एआईक्यू की है वो एआईक्यू से ही फिल होगी, स्टेट की स्टेट से ही। पहले के टाइम में ऐसा होता था, एआईक्यू की सीट अगर बच जाती थी तो स्टेट को ट्रांसफर हो जाती थी, आजकल नहीं होता है। ऐसे ही पहले क्या होता था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी। अब ये 2 साल से क्या होने लग गया है, थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो गया है। राउंड्स के केवल नाम है, ये मत सोचना स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बहुत कम स्कोर पे भी एडमिशन हो जाता है। कई लोगों ने ये गलत मिथ बना रखा है कि अगर यहां पर कट ऑफ जा रही है 530, इस साल की बात कर लेते हैं, अगर 530 जा रहा है स्ट्रे वैकेंसी में तो सर 450 पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर एआईक्यू थर्ड राउंड में 525 गया है तो स्ट्रे में 524 चल जाएगा, सीधा 500 पे नहीं आ जाएगा। तो चलते हैं, राउंड के नाम है, केवल लास्ट राउंड कह रहे हैं। और अभी भी अगर सीट बच जाती है तो कई बार हाई कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके, सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके एक और राउंड करवा दिया जाता है। जबकि बीडीएस में, डेंटल में होता ही है स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, 2, तो वहां पर एक्स्ट्रा राउंड्स भी होते हैं। अगर कुछ राउंड बच जाए, अभी यहां पे भी सीट बच जाए, तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी आ जाता है। जबकि अगर कोई लास्ट राउंड्स में अपना कॉलेज ले लेता है, एआईक्यू, स्टेट, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, तो उसे नेक्स्ट वापस छोड़ने की अनुमति नहीं है, वो कॉलेज नहीं छोड़ सकता है। और अगर छोड़ना चाहा तो उसे अगले साल की नीट काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है हमको, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कब क्या करना है। छोटी सी गलती आपको काउंसलिंग से भी आउट कर देगी, नुकसान भी बहुत बड़ा करेगी, ये बात ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं फ्री में तो हम बताते रहते हैं, जिसको फ्री में देखना है देखते रहिए। पेड काउंसलिंग ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, ऑलरेडी मिनिमम चार्जेस में इंडिया में करवा रहे हैं लोग, 1-1, 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं। हम तो हजारों में भी नहीं जा रहे हैं, तो बहुत नॉर्मल चार्जेस हैं। आप
नीट काउंसलिंग लेना चाहते हैं, लास्ट में बता रखा है हमने इसी वीडियो में, आप देखिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ। इसके बाद स्टेप्स क्या हैं AIQ MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग के। स्टेट के तो देखो स्टेट जैसे होते हैं, लगभग काउंसलिंग के स्टेप सबके सेम हैं, बस मैं अभी MCC की बात कर रहा हूं, स्टेट की अलग होगी। लेकिन फिर बताता हूं, MCC में अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, स्टेट में अलग। कोई बच्चा चाहता है मुझे स्टेट से ही कॉलेज चाहिए, MCC से नहीं चाहिए, तो कंपलसरी नहीं है, MCC में कराओगे तभी स्टेट में करवा सकते हो, आप मत कराओ MCC में। ऐसे ही कोई बच्चा चाहता है मुझे MCC से ही काउंसलिंग से चाहिए, स्टेट से नहीं चाहिए, स्टेट का मत कराओ। लेकिन अगर कोई दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो दोनों काउंसलिंग के अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने होंगे, दोनों की फीस अलग अलग देनी होगी, एक से दोनों नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखो। ऐसे ही MBBS BDS की ये बात चल रही है, MCC की, किसी को आयुष में वेटरनरी में पार्टिसिपेट करना है तो उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली इसमें पार्टिसिपेट करने से आपको वो भी मिल जाएगा। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले MCC जो है एक कंप्लीट स्केड्यूल रिलीज करेगा। कैसा होगा मैं अभी दिखाऊंगा आपको, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग नीट काउंसलिंग का एक स्केड्यूल रिलीज होगा। उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, रजिस्ट्रेशन की एक डेट होगी। उस रजिस्ट्रेशन से पहले आप करोगे ना तो नहीं होगा। अगर आप सोचो mcc.nic.in पे आज आप चले जाओ, फिर आप कहो सर यहां तो 2024 ही लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल आएगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी तो होगा। अगर जुलाई में स्टार्ट होगी, अगस्त में स्टार्ट होगी, जब होगी तभी होगा। उससे पहले वो ओपन ही नहीं होगा पोर्टल, पुराना ही दिखाता रहेगा आपको। कई बार क्या होता है, बच्चे काउंसलिंग शेड्यूल आने से 5-7 दिन पहले चेक करते हैं और कहते हैं सर यहां तो लिखा हुआ है काउंसलिंग इज ओवर। तो बेटा लास्ट ईयर की ओवर हुई है, नया जब तक शेड्यूल नहीं आएगा तब तक ऐसा ही दिखाएंगे। तो आपको इस वेबसाइट पे तभी जाना है जब ये शेड्यूल आ जाए, ठीक है। तो रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद सेकंड स्टेप होता है फी पेमेंट। फी क्यों है ये, अब देख लीजिए। आपको अगर MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जनरल EWS का अगर बच्चा है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए केवल जा रहा है, डीम्ड के लिए नहीं जा रहा, मतलब गवर्नमेंट जा रहा है, ESIC जा रहा है, AFMC जा रहा है, ऑल इंडिया कॉलेजेस जा रहा है, एम्स जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शंस को आप चूज कर लो डीम्ड के अलावा, तो आपको 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज देने, 10,000 रुपए सिक्योरिटी फीस है। मतलब अगर काउंसलिंग में कोई भी गड़बड़ हुई, आपने कोई राउंड जैसे सेकेंड राउंड के बाद भी कोई कॉलेज छोड़ दिया या कोई कॉलेज अलॉट हुआ आपने नहीं लिया, जैसे हमने बात की थी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज आपको मिलता है, आप उसे छोड़ सकते हो, बिना ज्वाइन किए छोड़ सकते हो, इसको कहते हैं फ्री एग्जिट। लेकिन अगर सेकंड राउंड या उसके आगे के राउंड्स में कोई कॉलेज अलॉट हो गया और हमने नहीं लिया, तो ये जो 10,000 रुपए आप देख रहे थे ना, और डीम्ड के लिए 2 लाख रुपए होते हैं, वो चले जाएंगे, गवर्नमेंट ले लेगी, आपको वापस नहीं करेगी। इसलिए इसको बोलते हैं सिक्योरिटी अमाउंट। अब समझ लो काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे सोचते हैं हम खुद से कर लेंगे, और यहां पर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, गलती से ज्वाइन नहीं कर पाते, गया 10,000 रुपया। तो हमारी टोटल फीस ही 10,000 से कम है गवर्नमेंट वालों की, तो हम उससे भी कम फीस में आपको काउंसलिंग करवा रहे हैं, जितना पैसा तो आप डुबा देते हो। तो वो भी हम ध्यान रखते हैं कि आपका पैसा ना डूबे, इसलिए आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कौन सा स्टेप लेना है। तो हम कह रहे हैं 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है, नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं होगा। 10,000 रिफंडेबल है अगर आपने काउंसलिंग पूरी ढंग से की, चाहे कॉलेज अलॉट हो गया ज्वाइन कर लिया, चाहे आपको लास्ट तक अलॉट नहीं हुआ, दोनों केसेस में आपको फीस रिफंड हो जाती है। लेकिन सेकंड राउंड या उसके बाद का कोई कॉलेज अलॉट होने पे आपने नहीं लिया, अलॉट होने पे नहीं लिया, तो ये फीस चली जाती है, और नेक्स्ट राउंड में वापस पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से 10,000 रुपए आप भरोगे। ऐसे ही थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, स्टे में आप चल जाओगे। स्टे में आपने कोई कॉलेज लेके छोड़ा, वो पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया अगले साल के लिए बाहर कर दिए जाओगे। सारे राउंड्स की रूल्स हमको पता होने चाहिए। ऐसे ही OBC SC ST या PWD कोई है, तो उसको अगर गवर्नमेंट कॉलेज या मल्टीपल ऑप्शन में जाना है अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो 500 रुपए उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जो नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगा। 5,000 रिफंडेबल है, सिक्योरिटी अमाउंट है, लेकिन रिफंड कब होगा, जब आपने प्रॉपर रूल फॉलो किए हैं। अगर रूल फॉलो नहीं किए, कहीं पर भी आपने रूल तोड़ दिया, सेकंड राउंड उसके बाद में कॉलेज अलॉट हुए लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, चला जाएगा ये पैसा। अगर किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन कर लिया, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया, तो आराम से फीस वापस हो जाएगी। या लास्ट राउंड तक किसी को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो भी ये फीस वापस हो जाएगी, ये नॉन रिफंडेबल है। जबकि किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, अगर उसने डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑप्शन में फिल कर दिया, चाहे डीम्ड केवल किया या डीम्ड के साथ गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह सब कुछ किए, आपके ऊपर है, पर डीम्ड टिक कर दिया तो 5,000 रुपए तो आपका नॉन रिफंडेबल यानी रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और 2 लाख रुपए जो हैं वो आपके रिफंडेबल चार्ज हैं, जो आपको भरने पड़ते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के आप हों। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, चाहे MBBS की है या BDS की है, आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही इस काउंसलिंग में MBBS BDS सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं।
हम अलग से एमबीबीएस की बात नहीं कर रहे। अगर आपने ये फीस भरी है तो आप एलिजिबल हो एमबीबीएस बीडीएस के सारे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सबके लिए, डीम्ड के अलावा। ये फीस अगर आपने भरी है तो डीम्ड गवर्नमेंट कॉलेज सब आप फिल कर सकते हो आपके ऊपर, ऐसा नहीं केवल डीम्ड में ही जा सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप फिल कर सकते हो। चॉइस फिलिंग, अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग होती है, ऐसा नहीं होता है कि इतनी ही चॉइसेस भर सकते हो, आप कितनी भी चॉइसेस भर सकते हो, ठीक है। अगेन आपने काउंसलिंग में कोई रूल तोड़ा, ये 2 लाख रुपए वापस नहीं मिलते हैं, सोच लो। हम तो 15,000 रुपए लेते हैं, 20,000 रुपए, इतना कम 15,000 रुपए में आपकी गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सबकी काउंसलिंग करवा देते हैं। ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग 7,500 रुपए में करवा देते हैं भाई, इतनी कम फीस में करवा रहे हैं हम लोग तो। और 2 लाख रुपए आपके जब चले जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा लॉस कर दिया हमने। इसलिए कहते हैं हमारे साथ टाइम पे जुड़ोगे, क्योंकि देखो हो सकता है ये वीडियो आज आप देख रहे हो बहुत लेट हो चुका हो, जून आ गया हो। अगर आज आप हमारा वीडियो जून में देख रहे हो, रिजल्ट आने के बाद देख रहे हो, तो हम ये काउंसलिंग बंद कर चुके होते हैं। हम नए रजिस्ट्रेशन आने, हम काउंसलिंग तो होगी, हमारा जो पेड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज कर देते हैं, कारण क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स की। हम क्वांटिटी पे काम नहीं करते, क्वालिटी पे काम करते हैं। पैसा कमाना मकसद कभी नहीं है, वरना फ्री में इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम नहीं देते। तो हम कह रहे हैं कि टाइम पे अगर हमसे स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हम उनकी हेल्प कर पाएंगे, उनको प्रॉपर काउंसलिंग गाइड दे पाएंगे, क्योंकि एक एक बच्चे से डिस्कस करना होता है। प्राइवेट डीम्ड में तो कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें सीधा आप कह सकते हो कि बुकिंग्स तक होती हैं, कुछ ऐसे हैं, ज्यादा नहीं, मैनेजमेंट कोटा के ऊपर, एनआरआई कोटा पे अब पहले से डिस्कशन करना होता है, तो वो हम आपके लिए टाइम पे करेंगे ना। लेकिन आप हमसे जुड़े ही नहीं हो, लास्ट में जुड़ रहे हो, तो हम नहीं कर पाते, इसलिए हम बंद कर देंगे काउंसलिंग को एक टाइम बाद। जुड़ जाइएगा टाइम पे ही। अब बात करते हैं कैसा दिखता है स्केड्यूल, लास्ट ईयर के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। जैसे लास्ट ईयर 14 तारीख से 20 अगस्त के बीच, 14 से 20 अगस्त के बीच रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो तभी आप एमसीसी की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जो डेट मिले। ऐसे ही स्टेट्स की भी डेट्स आएंगी, उसी बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और स्टेट काउंसलिंग्स एक साथ चलती है। अब कोई बच्चा है जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता है, 3-4 स्टेट दिमाग में, उसको इतना क्विक रहना पड़ेगा कौन सी जगह पे क्या चल रहा है, अगर मिस कर दिया सब कुछ बाहर। ऐसे ही जो चॉइस फिलिंग है, जैसे लास्ट ईयर 16 तारीख से 20 तारीख के बीच था, तो उसी बीच में चॉइस फिलिंग होगी। अगर वो डेट निकल गई तो चॉइस फिलिंग नहीं होगी, उससे पहले भी आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। रिजल्ट की डेट अगर फर्स्ट राउंड की 23 अगस्त है तो 23 अगस्त को रिजल्ट आएगा। ऐसे ही आपको कहा गया है 30 अगस्त तक, 24 से 29 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट, फीस सब कुछ जमा करना है, तो इसी बीच में होगा। तो ये सबका स्केड्यूल आता है, ऐसे नहीं है कि रैंडम हो रहा है कुछ भी। ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्ट्रे वैकेंसी, हर एक का स्केड्यूल पूरा एक साथ आता है। तो 24 से 29 अगर लिखा है फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग है, तो आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट करनी थी इस बीच, और ऐसे इस साल भी जो भी आएगा डेट उसके बीच में। अगर आप उससे लेट पहुंच रहे हो, नहीं कर सकते। फीस भी सबमिट होती है, और फीस होती है फर्स्ट ईयर की, पहले साल की पूरी फीस आपको इस समय ही जमा करनी होती है, अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें सेकेंड राउंड कब हुआ था, तो देखो 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में चॉइस फिलिंग, और 5 से 10 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब आप कहोगे पहला तो था 29 तारीख तक ज्वाइनिंग, और अगला शुरू हो रहा है 6 तारीख, इतना लेट क्यों? तो बीच में वो टाइम चल रहा है स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का, जो मैंने आपको कहा वो। इसके बाद में अब ऑल इंडिया का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, इस तरह से चलेगा। फिर यहां पर कहा है 13 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 14 से 20 के बीच में आपको ज्वाइनिंग करनी है, तो उसी बीच में ज्वाइनिंग करनी है। तो ऐसा पूरा स्केड्यूल आता है। उसी बीच में जब आपको रजिस्ट्रेशन दिया होता है तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। एमसीसी की वेबसाइट होती है mcc.nic.in पे, और ऐसा लिखा होता है न्यू रजिस्ट्रेशन 2025 लिखा होगा इस बार, उस पर क्लिक करना है। अगर आप इसको पहले ही देख रहे हो तो आपको नहीं दिखा मिलेगा, ओवर लिखा आएगा, घबराने की बात नहीं है। जब असली में शुरू होता है तभी यहां पे ऐसा आएगा। फिर आप नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होता है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फी पेमेंट कर दिया। जिसने फी पेमेंट किया वही क्या कर सकता है, चॉइस फिलिंग, अभी मैंने बताया था चॉइस फिलिंग की डेट होगी, उसमें चॉइस फिलिंग करोगे। तो फिल करो चॉइसेस को, प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, प्रॉपरली चॉइस करनी है। चॉइस फिलिंग विल बी डन सेपरेटली हर राउंड के लिए। पहले राउंड के लिए अलग चॉइस फिलिंग होगी, सेकंड के लिए अलग। अगर आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करके छोड़ दिया और आप सोचोगे मैं तो लास्ट राउंड तक बस अब ऐसे ही रखूंगा, फर्स्ट राउंड बाद में अपने आप कैंसिल हो जाएगी, चाहे कॉलेज अलॉट हुआ नहीं हुआ, ज्वाइन किया नहीं किया, अपने आप सेकंड राउंड में फिर से आपको नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही चॉइसेस जो पहले राउंड में आपने भरी है अपने आप कैंसिल हो जाती है। चॉइसेस आप कितनी भी भर सकते हो, अनलिमिटेड होती है, ऐसा नहीं है कि लिमिट है। एमबीबीएस बीडीएस दोनों मिलता है। अब आप प्रॉपर्ली चेक करना, आपने अगर बीडीएस नहीं चाहिए तो बीडीएस की चॉइसेस मत फिल करना। जो आप चॉइस फिल करोगे उसी में से कॉलेज मिलेगा। कई बच्चे पूछते हैं सर हमने चॉइस फिल नहीं की, वो कॉलेज दे दिया तो
ऐसा नहीं होता है। जो चॉइस आप फिल करोगे वही मिलेगा, और चॉइसेस हमेशा ऐसी भरो कि जो आपकी पहली चॉइस है सबसे ऊपर, उसके बाद सेकंड, थर्ड। और हम क्या करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं उनको चॉइस फिलिंग प्रॉपर बनाने के देते हैं गवर्नमेंट काउंसलिंग में। जो गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर चॉइस फिलिंग हर बच्चे से डिस्कस करके कि उसकी चॉइस क्या है, उसको कौन से स्टेट में जाना है, किस तरह के कॉलेज चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम बना करके देते हैं हर बच्चे को सेपरेटली। एक साथ सबको एक साथ नहीं दे देते हैं, कॉमन नहीं दे देते हैं। दूसरी चीज, जो प्राइवेट डीम्ड में पार्टिसिपेट करता है हमारी तरफ से, उनकी चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे इंपॉर्टेंट है कौन से कॉलेज में उसको जाना है, तो उस कॉलेज को हिट किया जाता है, उस अकॉर्डिंग उसको बताया जाता है। अगर कोई डायरेक्टली बुकिंग कर रहा है किसी प्राइवेट डीम्ड में, तो फिर वहां हमारी टीम हेल्प करती है, मैनेजमेंट कोटा के लिए, एनआरआई कोटा के लिए, जिसमें भी, तो वो प्रॉपरली होता है। सारे काम टाइमली होने चाहिए, इसलिए जुड़ जाना टाइम पे। अब क्या होगा, ये इसके बाद में आएगा रिजल्ट। जैसे मैंने कहा था अभी आपको, एक रिजल्ट डेट होगी, उस दिन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट की पूरी एक फाइल आती है, हर बच्चा चेक कर सकता है उसके रोल नंबर पे उसको कोई कॉलेज मिला है क्या। जरूरी नहीं है किसी को मिला नहीं मिला, रैंक पर कौन सा रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, और उस रैंक पर उसको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। अगर कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है तो उसका नाम ही नहीं होगा, और अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो लिखा रहेगा कौन सा कॉलेज सामने अलॉट हुआ है। अब फर्स्ट राउंड है तो आप उस कॉलेज को छोड़ भी सकते हो बिना लिए, फ्री एग्जिट है। लेकिन सेकंड राउंड है उसके बाद में कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी, जो मैंने आपको बताया। और लास्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया एक्स्ट्रा वैकेंसी में, अलॉट भी हो गया और नहीं लिया, तो आपको काउंसलिंग से तो बाहर करेंगे ही, अगले साल की काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, हर बच्चे को जिसको भी अलॉट होना है एक ही कॉलेज मिलेगा। अब किसी बच्चे ने भरे ही 5 कॉलेज, चाहे उसका स्कोर अच्छा है, 5 ही कॉलेज भरे, टॉप एम्स भर दिए सपोज 5, और उसके रैंक में वो 5 नहीं मिल रहे हैं, उसको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। किसी बच्चे ने, उसके नीचे वाले ने 10 कॉलेज भरे, उसको 7वां कॉलेज हो सकता है अलॉट हो जाए। तो बच्चा ये नहीं कह सकता मेरे ऊपर वाले को तो, या ऊपर वाला बच्चा नहीं कह सकता मेरे नीचे वाले को तो देखो ये अलॉट हो गया, मुझे नहीं हुआ, क्योंकि आपने भरा ही नहीं था। आपने भरा होता तो पहले आपको चॉइस मिलती। तो हमेशा कुछ बच्चे ऐसे कह देते हैं, कुछ टीचर्स, कुछ पेरेंट्स ऐसा क्या सोच लेते हैं कि आपका जो कॉलेज आपको मिलना चाहिए वो आप ऊपर भरो। भाई ऐसा मत करना, ऐसा कर दोगे तो वही कॉलेज मिल जाएगा, उससे बेटर अगर कोई कॉलेज मिलना भी होगा तो नहीं मिलेगा। हमेशा जो टॉप कॉलेज है उसको ऊपर भरो, फिर उसके नीचे उससे खराब, उससे नीचे खराब का मतलब जो आपके लिए कम फेवरेबल है उसको नीचे नीचे नीचे, इस तरह से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए हमेशा, जिससे जो कॉलेज आपको मिलना हो वही मिले। वरना जो आपको मिलना है उसको सबसे ऊपर रख दिया तो वही मिल जाएगा, नीचे की सॉफ्टवेयर चेक ही नहीं करेगा। हमारा वीडियो है सेपरेट, हम फिर से बनाएंगे, प्रेफरेंस लिस्ट पे चेक करिएगा, पूरी चीज हम बताते हैं कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है। ऐसे नहीं कि आपने सीधा वो कॉलेज डाल दिया जो आपको चाहिए, उसको बाद में डालो, पहले तो जो चाहिए उसको, और फिर जो आपको अलॉट होना है अपने आप ही हो जाएगा। आपको तो पता भी नहीं होगा मेरे को कौन सा अलॉट होना है, रैंक वाइज अलॉट होता है। इसलिए हमेशा जो अच्छे कॉलेज हैं, जाना चाहते हो उसको ऊपर रखो, चाहे आपका एम्स दिल्ली में नहीं हो तो भी एम्स दिल्ली को सबसे ऊपर रखा करो। ये मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, एक वे है, फिर उसी अकॉर्डिंग सारे कॉलेज एक ही अलॉट होता है। कई बच्चे ये सोचें कि रिजल्ट में हमारे को मल्टीपल कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, नहीं, एक जो सबसे बेस्ट आपको मिल सकता है आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो अलॉट होगा। अगर प्रेफरेंस लिस्ट में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता तो आपका लिस्ट में नाम ही नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट राउंड की आपको चॉइस फिलिंग करनी है। फर्स्ट राउंड या किसी भी राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो अगले राउंड में वापस फी पे नहीं करनी है आपको, अपने आप उस राउंड में आ जाते हो। लेकिन सेकंड या उसके बाद राउंड्स में से किसी में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने ज्वाइन नहीं किया, सिक्योरिटी अमाउंट चली गई जिसको फोरफीट कहते हैं, तो आपको अगले राउंड में फिर से फी पे करनी पड़ेगी। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको मैंने बताया था उस दिन फिजिकली जो डेट मिलती है उनमें फिजिकली कॉलेज जाकर के डॉक्यूमेंट्स देके फीस देके ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्टेट में भी जाते हो, वहां कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो पहले इस रिपोर्टेड कॉलेज में जाओ, यहां से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लो, फीस वापस लो, रिजाइन करो और स्टेट वाले में जाकर के ज्वाइन कर दो। ये एक तरीका है। और अगर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया आपने ऑल इंडिया में, सेकंड राउंड में बेटर कॉलेज के लिए जाना है तो अपग्रेडेशन में जाते हैं हम, यानी सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिल करते हैं उससे बेटर जो भी अलॉट होती है। वापस फर्स्ट राउंड में जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ, उनको दिखाओ हमको सेकंड राउंड में बेटर कॉलेज मिल गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स फीस वापस कर देते हैं और सेकंड राउंड में जाकर के जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें सबमिट कराओ। तो उसी दिन में, उन्हीं टाइम में आपको दो जगह, दो प्लेसेस पे जाना पड़ता है। ये भी चीजों को ध्यान रखो, ठीक है। हम बताते रहते हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं इन सब चीजों को, हम बताते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ जुड़े होते हैं। फिर ये है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग पे जब आप शुरुआत में जाओगे ऐसा लिखा आएगा डैश डैश, क्योंकि आपने फी पे नहीं की। जैसे ही फी पे कर दी और चॉइस फिलिंग की डेट भी आ गई तो क्या लिखा आएगा, ऐसा आएगा कि जहां पर लिखा है टोटल अवेलेबल आपके पास में चॉइसेस 424 है सपोज, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज अगर हमने फिल किया है और एमबीबीएस बीडीएस के इतने कॉलेजेस हैं तो अपने आप हमारे सामने आ गया। हमने डीम्ड भी किया तो ये चॉइसेस ज्यादा अवेलेबल होगी हमारे लिए, डीम्ड के कॉलेज भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। हमने अभी तक कोई फिल नहीं की है चॉइस, अनफिल्ड है सारी की सारी, और ये है लॉकिंग।
चॉइस लॉकिंग की जो डेट होती है वो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट को ही बोला जाता है। अगर कोई चॉइस लॉकिंग करना भूल जाए, चॉइस लॉक ना करे, तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, इसलिए घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है, जैसे यूपी की स्टेट काउंसलिंग में अगर आपने लॉकिंग नहीं की तो आपकी काउंसलिंग की जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको कैंसिल माना जाता है, रिजल्ट में नाम ही नहीं आएगा। तो हर चीज का अलग अलग है और नॉलेज होनी चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं आपको, ठीक है। फिर भी देखो आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं रखते हो, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, इससे बेस्ट वीडियो मेरे को नहीं लगता कोई समझाएगा, पर आपने क्या किया, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं रखा, टेलीग्राम ही ज्वाइन नहीं कर पाते हो आप। डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल हमारा टेलीग्राम का दिया होता है, उसको ज्वाइन रखिए, इससे बहुत सारे वीडियोस होंगे, वो आपको आराम से मिल जाएंगे, कब कौन सा वीडियो आ रहा है मिस नहीं कर पाओगे। अब फिल करनी है चॉइसेस, तो देखो ऐसा लिखा आता है, इस तरफ इंस्टीट्यूशंस के नाम है बहुत सारे, एक एक करके यहां हम टाइप करेंगे, अपने आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा और हम उसको फिल कर देंगे। जैसे ये एम्स गुवाहाटी आ रहा है, एम्स बिलासपुर, एम्स भटिंडा, जो भी हम क्लिक करेंगे आ जाएगा। हम उस पे आगे ऐड पे जाएंगे, ऐड करते ही वो इस तरफ ऐड हो जाएगा। कैसे, ये देख लो, जैसे हमने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पे गए, इधर एम्स न्यू दिल्ली हमने पहले ही ऐड कर लिया है, अब हम मौलाना आजाद पे जा रहे हैं, हमने क्लिक किया, मौलाना आजाद आ गया, फिर हमने वीएमएमसी किया, यूसीएमएस किया, जो हमारी चॉइसेस थी। मेरी फर्स्ट चॉइस सपोज एम्स दिल्ली है तो मैं सबसे पहले उसको रखूंगा, फिर मेरी एमएएमसी है, फिर मेरी वीएमएमसी, फिर यूसीएमएस, मैं उसी अकॉर्डिंग लगाता जाऊंगा। और अगर हम चाहें तो चॉइस फिलिंग करने के बाद में लास्ट डेट जो होता है, चॉइस लॉकिंग से पहले पहले जो लास्ट डेट चॉइस फिलिंग की है, तब तक मैं चाहूं कितना भी ऐड रिमूव करूं या इनकी सीक्वेंस भी चेंज कर सकता हूं। मुझे चाहिए कि यूसीएमएस को मैं यहां रख दूं, मैंने किसी से डिस्कस किया अपने सीनियर से, उन्होंने कहा भाई वीएमएमसी को तुम नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ, या वीएमएमसी को ऊपर ले आओ, एमएएमसी को नीचे ले आओ, क्योंकि आपको वीएमएमसी से आईपीयू का कोटा मिल जाएगा। ऐसा तो हमें क्या करूंगा, उस वजह से अगर मुझे इसको चेंज करना है, मैं अप डाउन का यहाँ ऑप्शन होता है, इनकी सीक्वेंस चेंज कर सकता हूं। मुझे गलती से कोई ऐसा मिल गया, या एमबीबीएस मैंने गलती से कोई बीडीएस लगा दिया, मैंने देखा अरे यार ये तो मेरी गलती हो गई, मैं चाहूं उसको रिमूव कर सकता हूं बीच में से, तो ये सब मैं कर सकता हूं लास्ट डेट तक। लेकिन जिस दिन चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है और लॉकिंग भी हो गई या डेट हो गई कंप्लीट, तो जो आपने फिल की होगी वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, उसमें फिर चेंज नहीं कर सकते। या आपने एक बार लॉक कर दिया तो भी आप नहीं कर सकते, लॉकिंग से पहले पहले जितने चेंजेस करने आप कर सकते हो, अनलिमिटेड आप चॉइसेस भर सकते हो जो भी आपको भरनी है, ठीक है। ऐसे ही आपका लास्ट डे जब आता है और चॉइस लॉकिंग के टाइम आता है तो चॉइस लॉकिंग लिखी हो जाती है, आप चाहो तो लॉक कर दो, भूल जाओ लॉक करना तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है एमसीसी में, पर यूपी में नहीं होता है, ठीक है। अब रिजल्ट डेट पे ऐसा रिजल्ट आता है, रिजल्ट की पूरी फाइल आती है, हर कोई चेक कर सकता है, जिससे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो सब कुछ लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट का रैंक, सपोज 32,781 है ना, ये रैंक है ना, ये आपका ऑल इंडिया रैंक, यहां पर हर एक बच्चे का इधर लिखा हुआ है क्या क्या चल रहा है, ठीक है, किसको क्या मिला, ये डेंटल कॉलेज जैसे, क्योंकि इतने नीचे आते आते तो बीडीएस ही मिलता है, कौन सा कोटा है, ऑल इंडिया कोटा, दिल्ली कोटा, देखो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा, डीम्ड कोटा, ईएसआईसी कोटा, देखो इतने सारे कोटा होते हैं जो भी मैंने बताया ना आपको, वो सारे कोटा, तो कोटा लिखा रहता है, कौन सा कोटा मिला, ओपन सीट कोटा बोलते हैं एम्स को, ठीक है। तो अब इस रैंक पे एक बच्चे को गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बीडीएस का मिला है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में मिला है। ऐसे ही कोई बच्चा है जिसको ईएसआईसी कोटा में, ये देखो एसएलबीसी गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस का मिल गया, हर एक के सामने लिखा रहेगा कि कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी में 32,000 में कोई बच्चे को केएमसी मणिपाल मिल गया तो अलॉटेड है, ठीक है। इसी तरह से कोई एससी कैटेगरी का बच्चा है, ऑल इंडिया कोटा में 32,000 रैंक अच्छा माना जाता है उनके लिए, तो बीडी शर्मा रोहतक का एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, लिखा रहता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, और आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप चाहें तो जो भी डेट आपको दी है उसके बीच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। नहीं करते हो तो अगले राउंड में आप जाएंगे, अगर फर्स्ट राउंड में किया है ऐसा, तो सेकंड राउंड में किया है तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी, वापस से आपको थर्ड राउंड के लिए फी पे करनी पड़ेगी, जैसा मैंने बताया। तो ऐसा रिजल्ट आता है पूरा पूरा। फिर क्या होता है भाई, अगर पूरी काउंसलिंग इसके बाद में आपकी जो भी कॉलेज आप लेते हो एंड कर सकते हो, स्टेट काउंसलिंग चलती रहेगी। हमारे साथ जुड़ना है सर, आप पूरा ध्यान रखेंगे, केवल हम फॉर्म फिल नहीं करते आपकी काउंसलिंग का, आपसे कभी यूजर नेम पासवर्ड नहीं लेते, क्योंकि कई लोग चीटर्स बैठे हैं जो आपसे यूजर नेम पासवर्ड ले लेंगे, पासवर्ड चेंज कर देंगे, बाद में कहेंगे आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, पहले पैसे दो तभी हम आपको ये करेंगे। इसलिए कभी किसी से शेयर मत करिए, हम नहीं करते हैं ऐसा कुछ। और क्या करते हैं, आपकी काउंसलिंग में पूरी हेल्प करते हैं, सब कुछ बताते हैं, कब क्या होगा, आपसे पूरी प्रेफरेंसेस बना के देते हैं, सारा हेल्प करते हैं। लेकिन आपका कंप्यूटर का काम हम नहीं करते, प्रेफरेंसेस हम आपको बना के दे देंगे, कंप्यूटर में आपको चढ़ानी है, क्योंकि अगर हम करेंगे तो यूजर नेम, आईडी और पासवर्ड लेंगे, जबकि हम ऐसा कभी नहीं करते। इसलिए हम लोगों पे लोग ट्रस्ट करते हैं, इंडिया के सबसे ट्रस्टेबल काउंसलिंग के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। एमबीबीएस बीडीएस के लिए 3 प्लान है, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स। बेसिक किसी ने लिया तो उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कट ऑफ से लेकर के कौन सा फॉर्म कब आ रहा है, सब कुछ। लेकिन ना तो प्रेफरेंस लिस्ट में हम उनकी हेल्प करेंगे, ना वो हमसे कोई क्वेरी
कॉल और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं इस प्लान में। बाकी सारे प्लान्स में हमसे क्वेरीज पूछ सकते हो, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, सब पूछ सकते हो आप। प्रो गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस बीडीएस के लिए, प्रो मैक्स गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड एनआरआई सभी के लिए, ठीक है। अब कोई बच्चा कहता है मुझे तो गवर्नमेंट चाहिए नहीं, प्राइवेट डीम्ड एनआरआई चाहिए, इसकी फीस कम कर दो, नहीं, गवर्नमेंट तो आपको इसमें एडिशनल मिल रहा है। ऐसे ही किसी को आयुष और वेटेरिनरी में ही जाना है और कुछ में नहीं, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, वेटेरिनरी, इन्हीं में जाना है, एमबीबीएस बीडीएस में नहीं जाना है, तो आप ये वाले प्लान लो। आयुष प्लान, प्लान 1 और प्लान 2। प्लान 1 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड के लिए। कोई बच्चे ने अगर ये प्लान हमारा ले लिया एमबीबीएस बीडीएस का और उसको आयुष में ट्रांसफर होना है, नहीं उसको इसकी भी काउंसलिंग करवानी है, आयुष की भी करवानी है, दोनों करवानी है, तो ऐसे बच्चे को एमबीबीएस बीडीएस का जिसने प्लान ले लिया है 1000 एक्स्ट्रा देना है केवल, और वो आयुष की काउंसलिंग भी करा सकता है। तो दोनों चीजें हैं, ठीक है। ऐसे ही करना क्या है, इसके लिए नीट काका जेई ऐप है हमारा, जाकर के सर्च करिए। एंड्रॉइड फोन है तो भी, आईओएस है तो भी, आईफोन में, एंड्रॉइड में, आप जाकर के जैसे ही सर्च करेंगे नीट काका जेई ऐप, वो ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। वहां ऑप्शन होगा नीट काउंसलिंग, अंदर होम पेज पे नीट काउंसलिंग पे क्लिक करिए, प्लान ऑप्ट करिए, जो भी प्लान है परचेस कर लीजिए। परचेस करने के बाद व्हाट्सएप करिए 7230005333 पे, लिख दीजिए हमने प्लान परचेस कर लिया है। किसी को अगर हमारा ब्रोशर चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप, कॉल मत करिएगा प्लीज, बहुत ज्यादा ओवरवेट रहता है। व्हाट्सएप पे भी इवन एकदम से आप रिप्लाई की उम्मीद मत रखिए, कुछ टाइम बाद ही आएगा। लेकिन जो बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, हम उनको एक सेपरेट नंबर देते हैं हमारे काउंसलर्स का, उन पे तुरंत हमारा रिप्लाई आपको मिलता है, क्योंकि वो पेड बन चुके हैं। अभी बहुत सारे बच्चों का आता है, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेरीज होती है इस समय हमारे पास, कुछ टाइम बाद आपको रिप्लाई मिलेगा, इसलिए वेट करा करें। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लिख दो नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी। लेकिन किसी की क्वेरीज हो कि सर ऐसा होगा तो क्या मेरे को ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ये वो सब इस पे नहीं मिलेगी, केवल यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। ये पेड काउंसलिंग का नंबर, जिसको पेड काउंसलिंग चाहिए ओनली उसके लिए, बाकी क्वेरीज इस पे सॉल्व नहीं होगी। हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व होगी, जो उनको नंबर हमने दे रखे हैं उन पे, और इस पे केवल आप पेड काउंसलिंग के लिए ब्रोशर मांग सकते हो या परचेस करने के बाद बता सकते हो कि हमने इस पे ले लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्लीज ध्यान रखिए, यूट्यूब पे जो भी है फ्री वो यहीं पर है, तो फ्री में जो भी चीज अवेलेबल है यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप यहां पे देखते जाएं, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। किसी को चाहिए कि सर हमको तो इंडिया से बाहर अब्रॉड में एमबीबीएस करना है, 25 लाख के अंडर अंडर रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ, जिसमें पहले साल केवल 5 लाख देने, ऐसा भी नहीं कि आपको सारा एक साथ दे रहे हैं। कई सारे काउंसलर्स आपके आसपास ऑफिस होंगे ऐसे लोगों के, ओवरसीज अब्रॉड नाम से आप जाते हैं, वो आपको बताते हैं पहले साल आपके 10 लाख रुपए लगेंगे, वो लूट रहे हैं, 5 लाख वो खुद ले जाएंगे। हम ऐसा काम नहीं करते हैं, पहले साल जो आपकी फीस है वो इतनी ही बनती है सब कुछ मिला के, और कंप्लीट एमबीबीएस की मिनिमम है। अब कोई कॉलेज ही आपने ऐसा लिया जिसकी फीस ही 40 लाख पहुंच रही है तो अलग बात है, लेकिन हमारी फीस अदर काउंसलर से 10 से 15 लाख रुपए कम होगी, ये हम आपको गारंटी देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अगर आप जुड़ते हैं तो हम इवन उन स्टूडेंट से आपको गूगल मीट करवाएंगे जो वहां पर पढ़ रहे हैं, तो आप सच्चाई जान सकते हो उनसे हर एक चीज। इसके लिए ये अलग नंबर है 7412028919, इस पे कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो। बट अगेन, कॉल या व्हाट्सएप का तुरंत आंसर नहीं मिले तो थोड़ा वेट करना, इस समय बहुत हाई इंक्वायरी है और हम इसको भी जल्दी ही क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब्रॉड एमबीबीएस में भी आजकल सीट्स लिमिटेड होती हैं और कॉलेजेस में एक इंफॉर्मेशन के लिए, एक थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट भी होता है, तो आजकल ये भी हो गया है। इसलिए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी तरह से हमारा नीट काका जेई ऐप कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ही आप उस ऐप में जाएंगे तो आपको ऐसा नीट काउंसलिंग नजर आएगी। नीट काउंसलिंग में जाएंगे तो बेसिक, प्रो मैक्स या आयुष वेटेरिनरी के प्लान 1, प्लान 2 जो भी आप चाहें परचेस कर सकते हैं। अगर आप जून में या उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है हमने कुछ प्लान्स को कैंसिल कर दिया हो, हटा दिया हो, क्योंकि हमारे पास जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हो जाते हैं तो हम बिल्कुल बंद कर देते हैं काउंसलिंग, केवल उन्हीं बच्चों को रखते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। ऐसे सारी चीजें आपको मिलती है। बेसिक प्लान, कोई भी प्लान आप लेते हो, बेसिक, प्रो मैक्स, कट ऑफ से लेकर के सारी चीजें 2023-24 की, आप उस पर क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। देखो इतनी सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है, बेसिक वालों को भी, जो हमसे कॉल और मैसेज में बात नहीं कर सकते, फिर भी इतनी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन, चाहे नीट काउंसलिंग के रूल, सर्विस बॉन्ड्स, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, डोमिसाइल रूल्स, स्कोर वर्सेस रैंक, कट ऑफ, सारी तरह की सब कुछ मिल जाती है आपको। अगर किसी को अभी भी ऐसा लगता है कि उसको फिर से नीट की तैयारी करनी है, ऑफलाइन सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर आना है, जहां पे 22 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 9929864222 पे आप कॉल करिए या व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। अगर आपको नीट काका जेई ऑनलाइन का सबसे सस्ता विश्वास बैच चाहिए पढ़ाई के लिए, जो इंडिया में सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट फीचर्स के साथ, सबसे बेस्ट टीचर्स के साथ है, 72300855 पे आप कॉल या मैसेज करिए। नीट काका जेई के नाम से ऑफलाइन जयपुर में भी हमारा सेंटर है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन आना चाहें तो। इसी तरह से कॉलेज काका जो चैनल है
सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। इस नंबर पे पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिएगा, केवल ये व्हाट्सएप का नंबर है, और वो भी पेड काउंसलिंग के लिए, अदर क्वेरीज के लिए नहीं। अब्रॉड काका चैनल है हमारा, सब्सक्राइब रखिए जाकर के। अब्रॉड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने कॉलेज काका पे भी डाले हैं, अब्रॉड काका पे भी डाले हैं, बच्चों के रिव्यूज भी है, वहां जाकर के अब्रॉड में हमने बच्चों से बात की है, वो सब आप देखना मत भूलिए। और ये नंबर्स दोनों आप सेव रख सकते हैं, कॉल और मैसेज जो कर करके आप जो भी जानना चाहें हमारी टीम से जान सकते हैं। होपफुली ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा, जिसने पूरा देखा है बिना स्किप किए उसको सब पता चल गया कि काउंसलिंग कैसे करवानी है। इसी तरह से स्टेट्स के भी होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स के रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, डोमिसाइल रूल और बाकी चीजें हम टाइम टू टाइम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिले। थैंक यू।